स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 विच इज़ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किससे मिलकर हमारी जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, फैक्टर इनकम हमारी क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। पूरा बेसिक जो है हमारा नेशनल इनकम का वो हम आज इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट इनटू द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम अराइज हो रही है, आप वो पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद अवर टॉपिक व्हाट इज़ नेशनल इनकम। अब अगर हमें चैप्टर ही नेशनल इनकम पढ़ना है एंड इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अगर हमें नेशनल इनकम चैप्टर का ही नेशनल इनकम नाम है, अगर हमें यही क्लियर होगा तो हमें ऑफकोर्स पूरा चैप्टर बेसिक से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सबसे पहले हमें क्या पता लगा कि नेशनल इनकम क्या होता है, सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का। अगर मैं बात करूँ कि सम टोटल क्या होता है, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है 2 + 2 + 2, तो ये क्या है कि मैंने बोला कि सम टोटल करो इसका। क्या करोगे आप, 2 + 2 4, 4 + 2 6 हो जाएगा, तो क्या हो गया सम टोटल। ऐसे ही इसमें क्या बोला गया है कि नेशनल इनकम क्या होता है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। जब हम सम टोटल कर देते हैं फैक्टर इनकम का, मतलब फैक्टर इनकम फर्स्ट प्लस फैक्टर इनकम 2 प्लस फैक्टर इनकम 3, तो हम क्या निकाल पाते हैं, अपना नेशनल इनकम काउंट कर पाते हैं। फर्स्ट लाइन से हमें क्या पता लगता है कि नेशनल इनकम क्या होता है, सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का। अभी हमने फैक्टर इनकम के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो फैक्टर इनकम हम बाद में देखेंगे क्या होता है फैक्टर इनकम। तो अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि नेशनल इनकम क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि ये क्या होता है, सम टोटल होता है हमारा फैक्टर इनकम्स का। सेकेंड कंडीशन आती है अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, और किसके थ्रू अर्न किया हो, वो जो फैक्टर इनकम है वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री के थ्रू अर्न की हुई हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उस पीरियड में, ठीक है। अगर हमें नेशनल इनकम काउंट ऑन करनी होती है, अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या पता लगता है, दो चीज़ें पता लगी कि नेशनल इनकम हमारा कैसे काउंट किया जाएगा। सबसे पहले उसको फैक्टर इनकम का सम टोटल करेंगे, कंट्री में जितने भी बंदे हैं उन सभी की फैक्टर इनकम को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट वो हमारा जो है नॉर्मल रेजिडेंस भी होना चाहिए कंट्री का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। वही बात हमारी क्या बोली गई है, इसमें बोली गई है कि जो नेशनल इनकम होता है सिर्फ फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करता है और अदर इनकम्स को इंक्लूड नहीं करता अपने अंदर, ठीक है। अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है कंट्री की, तो हम क्या कर देंगे, सभी पर्सन्स की, कंट्री में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, सबकी फैक्टर इनकम्स को काउंट कर लेंगे। प्लस एक कंडीशन और अप्लाइड होती है कि वो सभी लोग क्या होने चाहिए, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री हमारे होने चाहिए। तो अभी हमें इसमें क्या मिला, हमें दो वर्ड मिले, एक तो फैक्टर इनकम, ठीक है, एक नॉर्मल रेजिडेंस। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी फैक्टर इनकम क्या होती है एंड नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री कौन होता है। पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री हमारा कौन होता है। नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसके लिए भी उसको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि ये पर्सन है, कोई ए पर्सन है, ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री मानेंगे तो किस बेसिस पे मानेंगे, उसके लिए उसको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। अगर कोई पर्सन हमारी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन दैट कंट्री, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन यही होती है नॉर्मल रेजिडेंस बनने के लिए कि वो बंदा कहीं का भी है, वो चाइना का है, अमेरिका का है, किसी भी अदर कंट्री का है, या फिर हमारी कंट्री का भी है, उसको पहली कंडीशन, इस ए पर्सन को पहली कंडीशन क्या फुलफिल करनी होगी, ये करनी पड़ेगी कि वो हमारी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रखा हो, ठीक है। द पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। उसके लिए ये जो है कंपलसरी नहीं है कि वो हमारी कंट्री का सिटीज़न हो या फिर उसके पास सिटीज़नशिप हो, लेकिन ये कंडीशन उसको कंपलसरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि वो हमारी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाइड होती है, अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री। जो उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी हमारी कंट्री में 2 साल से होना चाहिए, जब से वो रह रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। जैसे ये ए पर्सन है तो वो खा भी हमारी कंट्री में रहा है, इन्वेस्ट भी हमारी कंट्री में कर रहा है, ठीक है, कंजम्पशन भी हमारी कंट्री में कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो किसी फर्म में काम करने गया ए पर्सन, वहाँ से उसको पैसा मिला, उसने क्या किया, कंज्यूम किया, खर्चा किया,
सामान खरीदा और कुछ बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सो ये हमारे लिए क्या कंसीडर्ड होगा, फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में, इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंस क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंस मान लेंगे। सो अगर मैं बात करती हूँ कोई नॉर्मल रेजिडेंस की, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी उस पर्सन को। इस ए पर्सन को सबसे पहले तो वो हमारी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, सेकंड उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी हमारी कंट्री से ही हो रहा हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये अमेरिका का बंदा है, अगर ये अमेरिका से पैसा नहीं मंगवा रहा इंडिया में, तो इसको हम नॉर्मल रेजिडेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका पैसा अब खर्च करने के लिए कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, ठीक है, जो इसके रिश्तेदार हैं वो भेज रहे हैं इसके लिए। लेकिन अगर ये यहीं पे काम करने लगा, यहीं पे कमाने लगा, यहीं पे खाने लगा, यहीं पे इन्वेस्ट करने लगा, देन वी विल कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा था डेफिनेशन में कि नेशनल इनकम हमारी कब कैलकुलेट होती है, एक तो सम टोटल करते हैं हम फैक्टर इनकम का, प्लस हमारा जो हम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री वो पर्सन होना चाहिए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। सो नॉर्मल रेजिडेंस कौन हो गया, नॉर्मल रेजिडेंस वो पर्सन हो गया जिसने जो है हमारी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, प्लस उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी हमारी कंट्री के अंदर है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। अब अगर कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ठीक है, कोई फॉरेन एम्बेसीज होती हैं जो कि इंडियंस के लिए लगाई जाती हैं, दूसरी कंट्रीज़ में इंडियंस जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनको हेल्प आउट करने के लिए कि अगर उनको कोई वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ अदर तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए इंडियन एम्बेसी हर एक कंट्री में बनाई जाती है, ठीक है। तो जो भी वहाँ पर इंडियंस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, भले ही इंडियंस वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो सारा पैसा अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, अपनी कंट्री में खर्च कर रहे हैं, अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा कौन दे रहा है, सैलरी कौन पे आउट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये हमारा क्या कंसीडर्ड किया जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंस। सेकंड एग्जांपल की बात करें, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, WHO की कोई हेडक्वार्टर हमारा इंडिया में इस्टेब्लिश है, ठीक है, उसमें कोई अगर इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, इंडिया में है, और इंडिया का ही पर्सन है, वो इंडिया में ही रह रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसको भी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री मानेंगे। नेक्स्ट है द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अगर कोई फॉरेन सिटीजन है वो 1 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में टिका हुआ है, रह रहा है, ठीक है, पैसा भी यहीं पे खर्च कर रहा है, सब काम यहीं पे कर रहा है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री मानने लगेंगे। बट 2 कंडीशन में हम नहीं मानते। कौन कौन सी कंडीशन है, या तो कोई बंदा किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है हमारी कंट्री में, इंडिया में, या फिर कोई हायर स्टडीज़ के लिए हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उन 2 केसेस में हम जो है उसको नॉर्मल रेजिडेंस काउंट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 कंडीशंस कौन सी होती है जिसमें कि हम नॉर्मल रेजिडेंस फॉरनर्स को काउंट नहीं करते। एक तो अगर कोई बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, भले ही वो 5 साल के लिए रह रहा है हमारी कंट्री में, 6 साल के लिए रह रहा है, 7 साल के लिए रह रहा है, जब भी उसको हम नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री नहीं मानेंगे। एंड अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडी परस्यू करने के लिए हमारी कंट्री इंडिया में आकर रह रहा है, उसको 5 साल, 7 साल, 8 साल हो गए हैं, तभी भी हम उसको जो है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो जॉब करने लगा उसके बाद अब हम मानने लगेंगे, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे हो जाएगा, फिर हमारी कंट्री में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी के बेसिस पे एक टेस्ट कर रही हूँ कि आप बताना ये नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। ये आपकी बुक का ही टेस्ट है, सो इसको अच्छे से एनालाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे उसमें आपका बोला जाएगा कि नॉर्मल रेजिडेंस इन बंदों में से कौन होगा, तो वो जो है आपको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री कौन होता है। सो फर्स्ट, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, ठीक है, कोई इंडियन ऑफिशियल्स है, इंडिया का बंदा है, वो काम कर रहा है इंडिया की ही एम्बेसी में चाइना में जाकर। तो अभी हमने देखा था कि अगर कोई ए पर्सन है या फिर चिंटू है, ठीक है, चिंटू ने क्या किया, कोई इंडियन एम्बेसी है उसमें जाके वहाँ पे उसने काम करने लगा चाइना में, बट वो बंदा कहाँ का है, इंडिया का है, तो इंडिया में रह रहा है, इंडिया की तरफ से गया हुआ है, वो वहाँ पर इंडिया के बंदों के लिए काम कर रहा है, पे आउट कौन कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट उसको पे आउट कर रही है, खर्चा वो कहाँ पर भेजेगा, अपने घर वालों को वो इंडिया में भेजेगा, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। इसी वजह से हम इसको क्या काउंट करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री अपना मानेंगे, ठीक है। एक चाइनीज़ टूरिस्ट है हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ, एक चाइना का टूरिस्ट आया घूमने के लिए इंडिया में 2 महीने के लिए, ठीक है। सो ना तो वो 1 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में रहा, ना उसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि वो यहीं पे प्रोडक्शन कर रहा है, यहीं पे कंजम्पशन कर रहा है, यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो दैट्स वाई हम इसको क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंस नहीं मानेंगे।
नेक्स्ट है इंडियंस गोइंग टू श्रीलंका फॉर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। अब आपका कोई ए पर्सन है, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि उसको एक शौक चढ़ा कि ठीक है मैं तो भाई क्रिकेट मैच कहाँ पे देख के आऊँगा तो मैं तो श्रीलंका ही देख के आऊँगा, ठीक है। तो वो चला गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए जा सकता है, लेकिन वो रहता कहाँ पर है, इंडिया में रहता है रेगुलरली 2 साल 6 साल 7 साल से वो कहाँ पे रह रहा है, इंडिया में रह रहा है। सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए वो मैच देखने के लिए कहाँ पे गया हुआ है, श्रीलंका गया हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई हुई कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, पैसा उसने कहाँ पे कमाया, इंडिया में कमाया। उस पैसे को कमाए हुए से वो जो है श्रीलंका घूमने गया, श्रीलंका क्रिकेट मैच देखने गया, ठीक है। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे, अपनी कंट्री इंडिया में है, इसी वजह से हम इसको नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री मानेंगे, ठीक है। ऐसे आपको जो है फाइंड आउट करना है कि हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट होगा फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। सो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, उनकी खुद की कंट्री में होगा, ठीक है। कोई अमेरिका का पर्सन है, वो WHO की हेडक्वार्टर में इंडिया में काम कर रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे, उसकी कंट्री में होगा, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से वो वहाँ पे आके लगा हुआ है, सो इसी वजह से हम इसको नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री अपना काउंट नहीं करेंगे। नाउ फॉरनर्स विजिटिंग इन इंडिया फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब कोई बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, मैंने बोला था आपको, अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए आ रहा है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री काउंट नहीं किया जाएगा, भले ही वो 5 साल रह रहा हो, 6 साल रह रहा हो, 10 साल रह रहा हो। एन अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इन इंडिया फॉर अटेंडिंग बिजनेस कॉन्फ्रेंस। कोई अमेरिका का पर्सन है, ए पर्सन है, वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इंडिया में आया, ना तो इंडिया में उसका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ना वो कमा रहा है, ना खा रहा है, ठीक है, ना वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, सिर्फ बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया है 2 से 5 दिन के लिए, तो वो भी हमारा अमेरिका का पर्सन क्या किया जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री नहीं माना जाएगा। नाउ फॉरनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। तो फॉरनर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, जो कहाँ पर खुली हुई है, कनाडा एंड जापान में। सो भले ही वो काम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसीज में कनाडा एंड जापान में, बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, अपनी खुद की कंट्री में होगा, अपनी खुद की कंट्री में वो खर्च कर रहे होंगे, अपनी खुद की कंट्री से कमा रहे होंगे, खा रहे होंगे, ठीक है, कनाडा जापान से। सो इसी वजह से हमारा नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री काउंट नहीं किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इंडियन वर्कर्स क्रॉसिंग द बॉर्डर्स रेगुलरली टू वर्क इन नेपाल। अब इंडियन के कुछ वर्कर्स हैं, ठीक है, वो रहते तो इंडिया में ही है, बट काम करने के लिए वो कुछ टाइम के लिए कहाँ पे जाते हैं, रेगुलरली वो क्रॉस करते हैं बॉर्डर, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो नेपाल होता है, वहाँ पे इंडियंस को जो है वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से कमा के अपनी कंट्री में आके खा रहे हैं, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, इंडिया में, अपनी कंट्री में है, ठीक है। रहते कहाँ पे, वो इंडिया में रहते हैं, रेगुलरली काम करने के लिए जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वापस से अपनी कंट्री में आ जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री होगा कि भले ही वो काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रेगुलरली अपने घर आ जाते हैं, अपनी कंट्री में आ जाते हैं, वहीं पर वो खर्चा कर रहे हैं, वहीं पर कंजम्पशन कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे, अपनी कंट्री में है। नाउ एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया के एम्बेसडर हैं वो कहाँ पे, अपने उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, अपनी कंट्री में होगा, इंडिया में होगा, क्योंकि वो अपनी कंट्री में कमाएंगे खाएंगे, इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें पे आउट करेगी। सो इसी वजह से ये क्या किए जाएंगे, माने जाएंगे द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। सो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री माने जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज कि अ जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया। एक जर्मन का वर्किंग पर्सन है, कोई भी ए पर्सन है, वो जर्मनी से आकर कहाँ पे काम कर रहा है, वो डायरेक्टर है IMF में, तो वो क्या होगा, वो अपनी कंट्री में जाकर स्पेंडिंग करेगा, अपने घर वालों को खर्चा भेजेगा, ठीक है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ होगा, अपनी कंट्री में होगा, सिर्फ वो काम कर रहा है फ्रॉम अपनी कंट्री की तरफ से एज अ डायरेक्टर IMF में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। सो इसी वजह से वो क्या है, हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंस काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, अपनी कंट्री के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, सम फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है, ठीक है, जो इंडिया में आकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो 1 साल से कम ही हुआ है उन्हें, सबसे पहली बात तो यही है, और वो स्पेंडिंग भी अपनी कंट्री में कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अपनी कंट्री में होगा, क्योंकि अपनी कंट्री में जाकर खर्चा करेंगे वो। सो इसी वजह से जो हमारे ये नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट, लोकल पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। सो लोकल पर्सनस हैं हमारी कंट्री के, वो जाकर IMF में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय है। सो सबसे पहली बात तो वो हमारी कंट्री के ही बंदे हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हुए, ठीक है। हमारी कंट्री के जो
गवर्नमेंट है वही उन्हें पे कर रही है, IMF जो है वही उन्हें पे कर रही है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में ही है, हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारी कंट्री में कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया के बंदे हैं। तो इसी वजह से हमारे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री काउंट किए जाएंगे। सो आपको ये जो है पहचानना पड़ेगा कि हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कौन है और कौन नहीं है। सो इससे हमें क्या पता लगा, दिस वन इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, नेक्स्ट दिस वन इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री होगा, ये होगा एंड ये होगा। सो और सभी हमारे क्या होंगे, नॉन नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। सो ये आपको जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करोगे तब आपको पहचानने में दिक्कत होगी। इसी वजह से अभी सीख लीजिए कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री के लिए 2 कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। सबसे पहली बात तो वो हमारी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रह रखा हो बंदा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या अप्लाइड होती है कि वो हमारी कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, ठीक है। सो इसके बेसिस में हम बंदे को नॉर्मल रेजिडेंस एंड नॉन नॉर्मल रेजिडेंस की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ अभी हमने देखा था कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें क्या बोला था, द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है। हु इज रिजाइडिंग इन अ कंट्री, हु इज द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। तो रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री तो हमने देख लिया कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री होना चाहिए, और फैक्टर इनकम का हम सम टोटल करते हैं। सो व्हाट इज फैक्टर इनकम? सो फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स फर्म्स। सो फैक्टर इनकम वो पेमेंट होती है जो कि फर्म्स, ठीक है, कोई एक फर्म है, ए फर्म है, वो पे आउट करती है हाउस होल्ड सेक्टर को, इंडिविजुअल सेक्टर को जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, बी को, ठीक है। सो वही हमारी क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। अच्छा, अब ये ए फर्म बी को किस लिए पे आउट करेगी? जब आप कहीं पे जाकर अपनी सर्विसेज दोगे, जब आप कहीं पे जाकर काम करोगे, किसी फर्म में जाकर काम करोगे, तो वो आपको क्या करेगा, एक पेमेंट देगा इन रिटर्न। किसी के लिए आप फ्री में तो काम करोगे नहीं, तो इसी वजह से ये क्या होता है, इन रिटर्न जो भी पेमेंट पे आउट करता है वो, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। अब ये किस तरीके से दी जाती है, ये दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है। अगर बी पर्सन ने इस फर्म में जाकर काम किया कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, तो ये ए फर्म क्या करेगी, फ्री में तो काम कराएगी नहीं, इसको कुछ पे आउट करेगी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। तो यही हमारे लिए क्या होगा, फैक्टर इनकम होगा। नेक्स्ट, अगर ये ए फर्म के पास लैंड नहीं है, ठीक है, वो किसी प्लेस पे आया, नया नया प्लेस था, उसके पास लैंड अवेलेबल नहीं है, तो ये बी पर्सन ने क्या बोला कि मेरे पास लैंड है, मैं आपको क्या दे देता हूँ, अपना लैंड दे देता हूँ, उसके बदले में आप मेरे को क्या देते रहना, रेंट देते रहना। तो रेंट भी हमारे लिए क्या होगा, फिर उसके लिए फैक्टर पेमेंट होगा, फैक्टर इनकम होगा, ठीक है। फिर बोलता है कि अगर इस ए पर्सन को एक फर्म स्टार्ट करनी है, एक कंपनी स्टार्ट करनी है, लेकिन इसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है। ए पर्सन को कोई फर्म स्टार्ट करनी है, लेकिन उसके पास क्या अवेलेबल नहीं है, कैपिटल अवेलेबल नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है फर्म स्टार्ट करने के लिए। तो वो क्या बोलता है, बी पर्सन को, इंडिविजुअल सेक्टर को, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो किसी से उधार ले लेता है कि आप मेरे को इतना पैसा दे दीजिए, जब मेरे को प्रॉफिट होगा मैं वापस कर दूंगा, या फिर उसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट पे आउट करता रहूँगा। तो जो वो इंटरेस्ट पे आउट करेगा बी पर्सन को, जिसने उसको पैसा दिया हुआ है, वो भी क्या होगी, उसके लिए फैक्टर इनकम होगी। नेक्स्ट होगा कि अगर कोई ए पर्सन फर्म स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो अगर उसको बी पर्सन के पास स्किल्स है, वो एंटरप्रेन्योर है, सो वो क्या करेगा, मैं आपकी फर्म में जाकर स्किल्स दूंगा, आप मेरे को क्या दे देना, इसके बदले में प्रॉफिट पे आउट कर देना, ठीक है, या फिर मेरे को आप क्या कर लो, अपनी कंपनी में एंटरप्रेन्योर रख लो, इसके बदले में आप मेरे को कुछ प्रॉफिट पे आउट कर देना, मैं आपकी कंपनी को जो है एनहेंस कर दूंगा, ग्रोथ में ले आऊँगा, ठीक है, डेवलपिंग में इसके हेल्प करूँगा, स्किल्स बढ़ाऊँगा, ठीक है। सो ये क्या होती हैं, ये फैक्टर इनकम्स होती हैं। सो व्हाट इज़ फैक्टर इनकम? फैक्टर हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई, सैलरी, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कोई भी पर्सन कंट्री में इन इनकम्स के थ्रू अर्न कर रहा है, ठीक है, अगर सभी पर्सन्स क्या करते हैं हमारी कंट्री में, यही इनकम्स सोर्सेज होते हैं बेसिकली, जिसके थ्रू इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। और जब हम सभी पर्सन्स की इन इनकम्स को ऐड ऑन कर देते हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, नेशनल इनकम फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन फैक्टर इनकम के साथ हमने क्या पढ़ा था कि नेशनल इनकम में 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं। एक तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जितनी भी फैक्टर इनकम्स है इनको सम टोटल कर दो सभी पर्सन का, ठीक है, प्लस क्या करोगे आप कि वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सभी पर्सन फुलफिल कर रहे हैं तो उनकी सारी इनकम ऐड ऑन करके फैक्टर इनकम वी आर एबल टू कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम। सो आई थिंक कि नेशनल इनकम का जो बेसिक पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है नेशनल इनकम, नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, ये अच्छे से बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है विच इज़ ट्रांसफ़र इनकम। अब सबसे पहली बात आपने देखी थी कि सिर्फ हमारी नेशनल इनकम में क्या
हम इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है फिर, ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? सो ट्रांसफ़र इनकम हम इंक्लूड नहीं करते, और ट्रांसफ़र इनकम हमारी अनअर्नड इनकम होती है। कैसी इनकम होती है? अनअर्नड इनकम होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई सर्विसेज कहीं पे जाकर दे रहे थे, किसी फर्म में आप जाकर काम कर रहे थे, या फिर अपना लैंड दे रहे थे, या फिर कुछ और सर्विसेज दे रहे थे, इन रिटर्न वहाँ पे आपको क्या मिल रहा था? कुछ पैसा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ट्रांसफ़र इनकम फर्स्ट डू नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। हमें पता है कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि सिर्फ फैक्टर इनकम हमारी इंक्लूड होती है। ट्रांसफ़र इनकम रिसीव्ड हेल्प, डोनेशन एंड चैरिटी। जब भी आप कहीं पे हेल्प करते हैं, डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो आपको इन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ पे आपके दान दक्षिणा के उससे जाते हैं, ठीक है। सो आप इन रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? अनअर्नड इनकम बोला जाता है। अब एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, फैक्टर इनकम के एंड ट्रांसफ़र इनकम के बीच में, सो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। इट रिफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड। ये पेमेंट मेड करी जाती है किसी फर्म्स के थ्रू टू द हाउस होल्ड सेक्टर, इंडिविजुअल पर्सनस को, जो कि उनकी सर्विसेज उन्होंने यूज़ की हैं उनके बदले, ठीक है। जैसे कि उन्होंने उनका लैंड को यूज़ किया है, या फिर उनकी कैपिटल को यूज़ किया है, या फिर एंटरप्रेन्योर की स्किल्स को यूज़ किया है, या फिर वहाँ पे आकर उन लोगों ने काम किया है। सो इनके बदले में जो भी वो पेमेंट मेड करते हैं वो ही हमारी क्या होती है? फैक्टर इनकम। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? इट रिफर्स टू दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, डोनेशन एंड चैरिटी। ये वो इनकम होती है जो कि पर्सन को रिसीव होती है, किसी फॉर्म को रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, डोनेशन या फिर चैरिटी के रूप में, ठीक है। अगर अब नेचर की बात करें, सो इट इज़ अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग सम सर्विसेज। ये वो रिवार्ड दिया जाता है अगर किसी की कुछ सर्विसेज उन लोगों ने यूज़ की है। अगर ए फर्म ने किसी बंदे की कोई सर्विसेज यूज़ की है, उसके बदले में वो ये रिवार्ड पे आउट करते हैं, ये पेमेंट मेड करते हैं उस पर्सन को। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? इट इज़ नॉट अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग सर्विस। सबसे पहली बात तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे हम सर्विसेज नहीं देते, हम यहाँ पे चैरिटी करते हैं, हेल्प करते हैं, डोनेशन करते हैं। सो हमने कोई पेमेंट एज अ रिवार्ड तो यहाँ पे नहीं दी, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ यूनिलेटरल। यूनिलेटरल क्या होता है? वन साइड पेमेंट होता है, जहाँ पे एक पर्सन जो होता है एक साइड पेमेंट करता है। जब आप किसी भी हेल्प करते हो, डोनेशन में पैसा देते हो, तो वो क्या होता है? यूनिलेटरल होता है। वहाँ पे एक साइड का पेमेंट दिया जाता है, दूसरी साइड में आप एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे कि अगर आप किसी के बर्थडे पे जाते हो तो आप गिफ्ट देते हो उसको, सो इन रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कि वो भी मेरे को वापस में गिफ्ट दे, नहीं करते ना। सो इट इज़ अ यूनिलेटरल। ये कैसा होता है? यूनिलेटरल होते हैं, इन रिटर्न आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, और ना ही ये रिवार्डिंग नेचर होता है। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, जो फैक्टर इनकम होता है हमें पता है वो इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम की फर्स्ट डेफिनेशन ही क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हमें पता है सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में, ट्रांसफ़र इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती, बिकॉज इट इज़ अनअर्नड इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो फैक्टर इनकम्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड अगर बात करें ट्रांसफ़र इनकम की, तो गिफ्ट, डोनेशन एंड चैरिटी जो भी आप मेड आउट करते हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन आ transfer income. So if you really like this video, if you really enjoying this session, so please do like, subscribe and share my channel, and comment के through आप बताना कि if you have any doubt on any topic, please suggested me into the comment sections. Thank you.